हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम गिवन क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड होती है हमारी डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड में हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि अगर हमारा एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो हमें पता है इसके लिए रेट क्या रहता है। इसके लिए रेट होगा के ए डी पावर एन। इसके लिए एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर इसको हम आगे देखें तो हमें पता है कि इस ए को मैं कंसंट्रेशन सी ले लूँगी। ठीक है। तो ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ आर के सी। सी की पावर क्या होगी सी एन। सी में हमें ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सी खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। ठीक है। तो जब सी होगा तो आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है। और इसकी पावर क्या रहने वाली है एन रहने वाली है। ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा रेट हो गया। लेकिन अगर मैं दो रेट लेती हूँ, हमारे पास दो रिएक्शन है, दो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो दो रेट लेंगे हम उनके लिए। तो पहला हमारे पास रेट R1 है, तो जो रेट R1 होगा उसके लिए हम कंसंट्रेशन C1 ले लेंगे। कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे C1। देखो दो कंसंट्रेशन पर रेट चेक कर रहे हैं, तो दो कंसंट्रेशन पर रेट चेक कर रहे हैं तो दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो इसका कंसंट्रेशन C1 ले लिया, एन एज इट इज रहेगा। और जो दूसरा रेट है उसके रिस्पेक्ट में हम कंसंट्रेशन क्या लेंगे C2 लेंगे। देखो अगर ये भी C1 होता तो फिर ये तो रेट R1 ही हो जाता। तो हमने अगर रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा लिया है तो हमने कंसंट्रेशन भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर इन दोनों का रेशियो मैं ले लूँ R/R2 हम करें तो यहाँ क्या होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। देखो इन दोनों का रेशियो लेने पर R/R2 के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या C1/C2 होल पावर n। ठीक है। ये यहाँ से आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मैं इसका लॉग ले लेती हूँ। लॉग अगर हम लेंगे तो हमें पता है लॉग R1 और लॉग R1/R2 करेंगे तो उसको लॉग R1 माइनस लॉग R2 लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, लॉग C1 माइनस लॉग C2, लॉग R1 माइनस लॉग R2 और लॉग C1 माइनस लॉग C2। ठीक है। अब हमें पता है इसकी पावर n है, और लॉग जब भी हम लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें इस n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, n की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये जो वैल्यू है इसको जो इक्वल का साइन है उसके अपोजिट भेज देंगे। तो क्या आने वाला है, लॉग R1 माइनस लॉग R2 अपॉन लॉग C1 माइनस लॉग C2। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एन जो होगा ऑर्डर हमारा, देखो सेम टर्म है R1 C1 R2 C2, तो इसको अपोजिट कर सकते हैं। अगर लॉग R2 माइनस लॉग R1 करेंगे तो नीचे क्या होगा, लॉग C2 माइनस लॉग C1। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आपको दो रेट ऑफ रिएक्शन और दो कंसंट्रेशन दिए हैं तो उसकी हेल्प से आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल मेथड पढ़ी है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड पढ़ी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगला है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। सेकंड क्या रहने वाला है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग अलग होती है, तो उनकी हेल्प से हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेन कर देते फिर आप समझ जाएंगे। तो अगर मैं ऑर्डर 0 लूँ तो मुझे पता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहेगी, k इक्वल एक्स अपॉन टी। अगर ऑर्डर हम लेते हैं 1 तो हमारा जो रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहती है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। ऑर्डर अगर थर्ड लूँगी, सॉरी ऑर्डर अगर सेकंड लेंगे तो k इक्वल क्या आएगा, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए नॉट भी लिखते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड ऑर्डर के लिए लिखूँ तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आती थी, थर्ड ऑर्डर के लिए k इक्वल आएगा आपका 1/2t। ये कहाँ से आएगा, ये आप nth ऑर्डर में रख के देख लेंगे, वहाँ पे रख के मैंने बताया भी था किस तरीके से ये आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा nth ऑर्डर के लिए, सॉरी थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम इसकी हेल्प से n कैसे निकालेंगे। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम समझ लेंगे कि कैसे इनके लिए हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, एक रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो अलग अलग टाइम के लिए डिफरेंट है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 है, कब, जब टाइम 0 है, ठीक है। जब टाइम हमने इंक्रीज करके 10 मिनट कर दिया, 10 मिनट बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है हमें पता है कम होगा, तो 0.1 रहने वाला है। अब 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या रहेगा, 0.05 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, जो हमने ऊपर मेथड देखी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड से। हम यहाँ क्या निकालेंगे, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालेंगे इस मेथड से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो लॉन्ग मेथड होती है बहुत। इसमें पहले हम n इक्वल 0 लेके देखेंगे, फिर n इक्वल 1 लेके देखेंगे, n इक्वल 2 लेके देखेंगे, सारे n की वैल्यूज देखेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ पे हमारा जो k है वो मैच कर रहा है। देन आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये काफ़ी लंबी मेथड रहती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी है लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू 0 होगी, तो ध्यान रखना हमारा जो k है कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो हमें दो कंडीशन दी है, एक कंडीशन हमें ये दी है और एक कंडीशन हमें ये दी है। दो अलग अलग कंसंट्रेशन दिए है ना, दो अलग अलग टाइम पे। तो हम इनकी हेल्प से k निकालेंगे, ठीक है। पहले इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से k निकालेंगे, फिर दूसरे इंफॉर्मेशन की हेल्प से k निकालेंगे। और अगर किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दोनों जगह k की वैल्यू सेम हो गई तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि k कांस्टेंट है, हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, k हमें पता है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए x अपॉन टी रहता है, ठीक है। तो अब हम पहला पहला ले ले। पहला हमारे पास क्या है, टाइम इक्वल 10 मिनट दिया है, और टाइम इक्वल 10 मिनट पर जो एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्या हो रहता है, हमारा प्रोडक्ट रहता है ना, एक्स प्रोडक्ट ही तो होता है। तो ये कह रहे हैं कि, ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं कि 10 मिनट में जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ इतना बच गया है, मतलब 0.2 से कितना बच गया है, 0.1। तो एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 0.2 में से 0.1 हम माइनस कर देंगे, उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा, उतना ही बना होगा ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग का अमाउंट है और ये तब का अमाउंट है जब कुछ टाइम बीत गया है। तो उस टाइम में जो बचा है रिएक्टेंट उसको माइनस कर देंगे पहले स्टार्टिंग के अमाउंट से, तो पता चल जाएगा कि एक्स कितना बना है, कितना एक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो कितना आएगी एक्स की वैल्यू, 0.1, ठीक है। अब इसके लिए के कितना आएगा, के रहने वाला है एक्स 0.1 अपॉन 10 मिनट, ठीक है।
तो ये कितनी आएगी, के की वैल्यू आएगी 0.01। तो पहले केस में हमारी के की वैल्यू आ रही है 0.01, ठीक है। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस में हमें पता है टाइम कितना लिया है, 20 मिनट। टाइम 20 मिनट लिया है और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स कितना बचा है, सेकंड केस ये है ये, तो यहाँ पर ये 20 मिनट है और एक्स कितना बचा है, 0.05। तो हम क्या कहेंगे, एक्स कितना रहेगा, स्टार्टिंग में था 0.2 और उसमें से माइनस कर देंगे 0.0, कितना था 25, 0.05, 0.05, ठीक है। अब इस 2 में से 0.05 को माइनस करेंगे, 0.05 को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, वो हमारी वैल्यू रहेगी एक्स की। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 में से माइनस करो 0.005 नहीं है, 0.05 है, 0.05, ठीक है। तो इसको माइनस करने पर यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑलमोस्ट आएगा 0.15, ठीक है। अब देख लेते हैं जो ऊपर का के था हम इसको k1 मान लेते हैं, नीचे हम k2 देख लेते हैं, k2 क्या रहेगा, x 0.15 अपॉन 20, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.0075। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो k1 है वो कितना था 0.01, k2 है 0.0075। इसका मतलब k1 और k2 बराबर नहीं है, k1 और k2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन में k तो इक्वल होना चाहिए ना। k क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि k तो कांस्टेंट है भाई, k को थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो दोनों केस में k अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। तो हम क्या चेक करने वाले हैं कि कहीं n की वैल्यू 1 तो नहीं है, ठीक है। तो 0 तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 को कैंसिल कर दो, मतलब 0 वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब हमें यहाँ पर पता है कि a की वैल्यू कितनी रहती है, 0.303 t log a/a-x, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है कि टाइम इक्वल हमारे पास 10 मिनट है और जो a की वैल्यू है वो है 0.2 और a-x की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है। ये हमें दे रखी है, कहाँ दे रखी है, a-x क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है, तो कितना बचा है 0.01 और a क्या रहता है स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, k की वैल्यू कितनी आएगी 2.303 अपॉन 10 मिनट लॉग a/a-x होता है 0.2 अपॉन 0.1, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, आएगी वैल्यू log 2। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आने वाला है, k इक्वल 2.303 अपॉन 10 log 2, ठीक है। इसको अभी इतना ही रखते हैं, शायद हमें इसको सॉल्व करने की नीड पड़े ही ना, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा k1 आया है, k1 आया है। अब हम k2 निकालेंगे दूसरी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, फिर उसके बाद देखेंगे कि k1 और k2 सेम है या नहीं। तो k2 कितना होगा 2.303 अपॉन t कितना है 20 मिनट लॉग a कितना दिया है, a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू तो सेम ही है 0.2 और a-x दिया है 0.05, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन से ही देख रही हूँ मैं। अब यहाँ पे जो k2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 पॉइंट, अगर इसको मैं पॉइंट को हटाती हूँ तो ये पॉइंट पीछे खिसकेगा, ये इसको भी हटाऊंगी तो ऊपर 20 आएगा, 20 को 5 से कैंसिल करूँगी तो 4 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 2.303 अपॉन 20, ठीक है। लॉग 4 को अगर हम सॉल्व करें तो लॉग 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ log 2 की पावर 2, और जो पावर होती है वो हमेशा लॉग से क्या आती है, पहले आती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो लॉग एक्स दी पावर वाई को हम वाई लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 log 2
2 से ये 20 कैंसिल होगा, कितना 10 टाइम, तो क्या आएगा K2 की वैल्यू 2.303। इसी को यहीं पे लिख लेते हैं कि क्या आने वाली है K2 की वैल्यू। K2 की वैल्यू आने वाली है 2.303। ये 10 टाइम कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो ये आने वाला है 10 log 2। चेक करें K1 से, तो K1 क्या है हमारा, देखो सेम है, K1 भी यही है और K2 भी यही है। इसका मतलब इसके लिए हमारा K1 किसके इक्वल हो गया है, K1 इक्वल हो गया है K2 के। इसका मतलब रेट कांस्टेंट इक्वल है, तो ये हमारी क्या रहने वाली है, जो भी ऊपर हमें इक्वेशन दी है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये तो लॉन्ग मेथड है, मैं आपको एक बार शॉर्ट मेथड बता देती हूँ, जिससे आपको एकदम से पता चल जाएगा, वहाँ पे इतना टाइम टेकन नहीं होगा, आपके लिए इतना टाइम लेने की आपको नीड नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंसंट्रेशन 0.02, फिर यहाँ पे सेकंड कंसंट्रेशन 0.1, यहाँ पे अगली कंसंट्रेशन 0.05। कितना चेंज आ रहा है, आधे का चेंज आ रहा है, हाफ का चेंज आ रहा है ना, तो ये क्या है, टी हाफ है, क्या है, टी हाफ है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन आधा हो जा रहा है। देखो यहाँ से 2 से 1, 1 से 0.5, कैसा है, हाफ ही तो चेंज हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन आधा आधा बच रहा है, ठीक है। अब जब कंसंट्रेशन इधर से इधर देखने को मिला, तो ये टी हाफ की वैल्यू कितनी आई, इसको मिटा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि ये जो टी हाफ की वैल्यू है, ये टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट, ठीक है। फिर अगली बारी यहाँ से यहाँ टी हाफ की वैल्यू देखो, ये तो 20 मिनट, तो क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 20 मिनट लगे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने लगे होंगे भाई, इधर पूरा पहुँचने में 20 लगा है, तो इधर से इधर 10 लगे हैं, तो इधर से इधर भी तो 10 ही लगेंगे, तो ये वाला जो टी हाफ होगा वो भी क्या होगा, 10 ही होगा। इसका मतलब टी हाफ क्या रह रहा है यहाँ पे, टी हाफ क्या हो रहा है, कांस्टेंट, टी हाफ की वैल्यू सेम है, टी हाफ कांस्टेंट है। टी हाफ कांस्टेंट किसके लिए रहता है, n इक्वल 1 के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये हमारी शॉर्ट मेथड है, फटाफट होने वाली मेथड है, ठीक है। इसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको नीड होगी, ठीक है। अगली मेथड है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम मेथड। हाफ लाइफ टाइम मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम मेथड से तब निकाल पाएंगे जब हमें डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का नॉलेज होगा, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसके लिए जो टी हाफ होता है वो कांस्टेंट रहता है, इतना पता होगा आपको, ठीक है। और बाकी जितनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि एन 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 जो भी है, उसके लिए हम टी हाफ कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम टी हाफ निकाल सकते हैं 1/k n-1, 1/a n n-1, 2-1 n, ठीक है, n-1। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेती हूँ, ये है 2n-1 ये फॉर्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, ये फार्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये फार्मूला हमारा आया है nth ऑर्डर रिएक्शन से, जो कि पिछला ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब n इक्वल 0 हो, n इक्वल 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी के लिए भी आप इसकी हेल्प से टी हाफ निकाल सकते हैं, बस n की वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आपको आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, देखना, ये जो एन के है ये कांस्टेंट है, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और 2 कांस्टेंट हो गया, तो 2 की जो ये पावर आएगी ये पूरी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू होगी और ये पूरा कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, बचने में दिख रहा है हमारा, और हमें पता है कि ऑर्डर लगभग कांस्टेंट ही होगा, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो टी हाफ है
वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सारे कांस्टेंट हटा देंगे तो डायरेक्टली a⁻n−1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी हेल्प से देखो ये चीज़ याद रखना, इसकी हेल्प से हम किसी के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको देखते ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले देख लेते हैं n=0 पर टी हाफ क्या रहेगा, n=0 पर टी हाफ क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 - 1 - 1 आ जाएगा, इधर पे ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 0 -1 आ जाएगा तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए के। क्यों, a⁻1 आ जाएगा, उसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है टी हाफ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बहुत बारी पढ़ चुके हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी में रखो, इसी में सेकंड ऑर्डर रखेंगे तो 2 - 1 1, तो टी हाफ किसके इक्वल रहेगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 इधर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रख लेते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/a के। ठीक है, अब अगर n ऑर्डर 3 रख लूँ तो 3 - 1 2 आएगा, इसका मतलब टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टी हाफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/a⁻2 के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं तो उस टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितनी स्पीड से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कम हो रहा है, जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है उतना टी हाफ इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो तो डबल स्पीड से कम हो रहा है और टी हाफ क्या हो रहा है, सिंगल स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर टी हाफ कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है टी हाफ में, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो जितना कम हो रहा है उसके साथ टी हाफ भी उतना कम हो रहा है, तो हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड के हेल्प से अलग अलग रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर ही एक और रिलेशन टाइप का हम देख सकते हैं एन को निकालने के लिए टी हाफ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या पता है कि जो टी हाफ है वो 1/a⁻n - 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/c⁻n - 1 के। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमने ये भी कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन को सी टर्म ले लिया। ठीक है, अब मैं टी हाफ को कुछ देर के लिए सिर्फ टी यूज़ करूँगी, तो मैं अगर T1 लूँ, T1 मीन टू से कि हम एक रिएक्शन के लिए टी हाफ ले रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि जो रिएक्शन है उसी के कंसंट्रेशन यानी कि C1 D⁻n - 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और T2 लूँ तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, 1/C2n - 1 के। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर हम टी हाफ एक रिएक्शन के लिए ले रहे हैं तो उसी का कंसंट्रेशन लेंगे, दूसरे रिएक्शन के लिए तो उसी के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को डिवाइड अगर मैं करूँगी तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने पर जो के आएगा वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हम अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इक्वल करके लिख सकते हैं। तो आगे मैं क्या लिखूँगी कि जो टी हाफ है अपॉन टी हाफ 1/T हाफ 2 वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो ये जो है डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा और इसको हम नीचे भेज देते हैं, तो ऊपर क्या जाएगा हमारा C2, ऊपर जाएगा C2, नीचे आएगा C1, दोनों की पावर है n - 1। ठीक है, अब अगर लॉग ले तो log T1 माइनस log T2 इक्वल हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी n - 1। ठीक है, log C2 माइनस log C1। अब n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो n - 1 को हम इधर ही रख लेंगे और जो रेस्ट हमारे पास है उसको
अपोजिट साइड भेज देंगे इक्वल के, तो बचेगा क्या, log T1 माइनस log T2 अपॉन log C2 माइनस log C1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो T है वो T हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन है थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा, जब जब हमने रेट और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन लिया था उसमें सेम लग रहा था R2 माइनस R1 C2 माइनस C1, लेकिन यहाँ अपोजिट है क्योंकि हमें पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ टाइम तो कम होता है, चाहे वो कैसा ही टाइम हो, T हाफ हो या कैसा ही टाइम हो, तो वो क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर सिर्फ n की वैल्यू मैं निकालूँ तो जो ये -1 है इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस log T1 माइनस log T2 अपॉन में log C2 माइनस का log C1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। इस तरीके से हम टी हाफ और कंसंट्रेशन की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे टी हाफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगला यानी कि फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये पढ़ाने की नीड है, क्योंकि हम चाहे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, या कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, उसके लिए हम ग्राफ पढ़ चुके हैं। ग्राफ बहुत बारी पढ़ चुके हैं। ग्राफ मैंने जब हम जनरल ग्राफ डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी पढ़े, उसके बाद अलग अलग सारे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ पढ़े हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ अगर आपके यहाँ पे आ जाते हैं तो आप उन ग्राफों की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक ग्राफ जिसमें मैंने कह दिया कि ये टी हाफ है और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये इस तरीके का ग्राफ दिखाया है, और ये पूछ रहा है कि आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ टी हाफ कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है उनका ध्यान रखेंगे, और उन ग्राफ की हेल्प से अगर हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, अब अगला है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या होगी। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में अगर मैं एक रिएक्शन लूँ जिसमें मेरे पास N1A प्लस N2B प्लस N3C है, और ये फॉर्मेशन कर रही है प्रोडक्ट P का, तो इसके लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो A की पावर X डॉट B की पावर Y डॉट C की पावर क्या होगा Z, इस तरीके से रहेगा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब बात करें अगर मैं देखो एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये ऑर्डर ही तो है ना, ऑर्डर क्या है, एक्स वाई जेड ऑर्डर है। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे देखो ए के रिस्पेक्ट में, अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकती हूँ, इस रिएक्शन में जो बी है, बी को, और इस रिएक्शन में सी को एक्सेस अमाउंट में ले सकती हूँ। मुझे पता है कि अगर बी और सी एक्सेस अमाउंट में हो गए तो इनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी अगर क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो इनके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगी, तो उस टाइम जो जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, ए के रिस्पेक्ट में होगी। इसका मतलब वो क्या होगी, एक्स होगी। तो बी और सी को एक्सेस अमाउंट में लेने पर हम एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह मुझे वाई चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ए और सी को, ए और सी को एक्सेस अमाउंट में ले लूँगी। ठीक है, फिर मुझे पता है ए और सी के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, और जितना भी
सॉरी ऑर्डर जीरो हो जाएगा, और ए और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जितना जीरो हो जाएगा तो जितना भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो बी के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि वो क्या होगा, वाई होगा। ठीक इसी तरीके से हम जेड निकाल सकते हैं। अगर मुझे जेड निकालना है तो मैं बी और सी को एक्सेस अमाउंट में लूँगी। बी और सी मैंने एक्सेस अमाउंट में ले ले तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, सी के रिस्पेक्ट, सॉरी बी और ए को एक्सेस अमाउंट में लेंगे, और जितना भी यहाँ पर ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो सी के रिस्पेक्ट में होगा। और सी के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो जेड की वैल्यू है मतलब जितनी वो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स और वाई और जेड को हमने सेपरेटली निकाल लिए हैं। अब सेपरेटली एक्स वाई जेड निकल गए हैं तो मुझे पता है जो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई और जेड मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस मेथड से इस तरीके से निकाली जा सकती है। एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका देखना है, हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। पहले किसके लिए देखेंगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करो तो किस तरीके से होगी, सीधा डायग्राम ही बना लेते हैं। ये इधर को हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब बना लेते हैं रिएक्शन। हमें पता है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हो गया। इधर कहीं प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज़्यादा ही रहती है। इस तरीके से अगर ग्राफ देखने को मिलेगा तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग टर्म देख लेते हैं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसको एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब ये यहाँ नहीं चेंज होना चाह रहा होगा ना, रिएक्शन प्रोडक्ट में बदलना ही नहीं चाह रहा होगा। और रिएक्शन प्रोडक्ट में कब नहीं बदलना चाहेगा, जब प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा, जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ध्यान दो, दोबारा से बता देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना कह क्या रही हूँ। देखो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब चेंज होना चाहेगा, जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, और इस टाइम हमें रिएक्टेंट को एनर्जी देने की, ज़्यादा एनर्जी देने की नीड होगी नहीं क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो खुद ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको बहुत ज़्यादा नीचे से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हम रिएक्टेंट को बहुत एनर्जी दे रहे हैं, तब ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये केस कब हो सकता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होना चाहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि चेंज हो जा। ठीक है, और ये कब देनी पड़ेगी, जब प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा और रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होना चाहेगा, और प्रोडक्ट में चेंज नहीं होना चाहेगा तो हमें उसको एनर्जी देने की नीड पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। तो एंडोथर्मिक में हम एनर्जी देते हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, और हमें पता है जो ज़्यादा स्टेबल रहता है उसकी एनर्जी कम रहती है। वो क्या होगा, इस डायग्राम में नीचे होगा। तो इसकी एनर्जी कम है, देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी लाई कर रही है और इसकी एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि जो ऑर्डर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उस एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो उसकी एनर्जी कम रहती है और प्रोडक्ट की ज़्यादा रहती है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, तो हमारे पास ऐसा ही डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आगे बात कर लें, इसमें अलग अलग टर्म बता देती हूँ मैं।
हमें पता है कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कुछ एनर्जी की नीड पड़ती है। इस एनर्जी इतनी एनर्जी की इसको नीड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी है। प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है हमें पता है, लेकिन ये सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जाता है। पहले क्या होता है, उसको कुछ ज़्यादा एनर्जी दी जाती है और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, देन आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी एनर्जी की नीड पड़ती है, और जितनी एनर्जी की नीड पड़ती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। और क्योंकि ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कह दूंगी। ठीक है, अब अगला केस क्या हो रहा है कि मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए भी कुछ एनर्जी की नीड हो रही है। देखो इतनी एनर्जी की नीड तो चाहिए ही, जब ये यहाँ से इस स्टेज में जाएगा तभी तो ये रिएक्टेंट में वापस जाएगा। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, ये भी तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज करने के लिए एनर्जी है, तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, लेकिन किसकी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की ना होकर ये किसकी है, बैकवर्ड रिएक्शन की, इसलिए इसको मैं ई बी कह दूंगी। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट है उसके पास पहले से कुछ एनर्जी थी, उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि एच आर। और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एच पी। ठीक है, इतने टर्म आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, देखो एक तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनना। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि किसी रिएक्शन के होने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी। ध्यान से देखना, यहाँ तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए रिएक्टेंट को टोटल कितनी एनर्जी चाहिए। समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पे बताऊंगी और इजीली समझ आएगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होगी, ये टोटल एनर्जी है ना, इसमें हम रिएक्टेंट की एनर्जी भी लेंगे और ये ओवरऑल एनर्जी भी लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी होगी, ये ई टी एच लिख लेती हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, तो ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की मैं अगर बात करूँ तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी है और उसको जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए फॉरवर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, ये पूरी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी एनर्जी है किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उसके पास जितनी है वो भी और जितनी उसको चाहिए वो भी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रहती है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म मैंने बता दिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड है, ये एंथैल्पी फॉर रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी फॉर प्रोडक्ट हो गया। डेल्टा एच हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या हम इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ई टी एच क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए चाहिए होती है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम एंड टोटल एनर्जी जो हमें रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए होती है, उसमें रिएक्टेंट की भी आएगी और प्रोडक्ट की भी आएगी। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से आप और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, देखो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा एच हमेशा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट रहता है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एच क्या रहता है, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और भी चीज़ें निकाल सकते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल क्या करोगे, एच आर या एच आर ई एफ या एच पी ई बी। ठीक है, इस तरीके से और भी फॉर्मूले इसके हेल्प से निकाल सकते हो। ये ग्राफ मैंने बता दिया है, इस ग्राफ की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब बात कर लेते हैं बी। ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, अब बी है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ इस तरीके से रहता है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो उस दौरान जितनी एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान प्रो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इसका मतलब
प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट को एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, जबकि प्रोडक्ट बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये कब होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें बात कर लो, इसका जो ग्राफ है इस तरीके से बनता है। बाकी टर्म इसके लिए सारे सेम एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये जो होगा डेल्टा एच, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगी, ये जो होगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगी। यहाँ पर डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। तो हम क्या कहेंगे, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, यानी कि एनर्जी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। और बाकी टर्म हमारा ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होगी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी किसके लिए, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, ठीक है। इसकी हेल्प से भी और भी फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे कि हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एंथैल्पी ऑफ, जो डेल्टा एच है हमें चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच की एनर्जी, तो ई बी में से क्या करेंगे, ई एफ को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ई बी में से ई एफ माइनस, सॉरी, ई एफ में से ई बी माइनस करेंगे, ई एफ में से ई बी माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरीके से डेल्टा एच निकाल सकते हैं। पर डेल्टा एच ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।